मूवी के शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है। यहाँ लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम केट है। ये एक युवा जोड़ा है। वे एक छोटे शहर में एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। मैट एक आर्टिस्ट है, जबकि केट एक अनुवादक यानी ट्रांसलेटर है। लेकिन दोनों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और उन्हें कुछ नया करना था। वो एक नई शुरुआत चाहते थे। उनकी नई प्रॉपर्टी के आसपास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर्टी बहुत ही विशाल और शानदार है। घर की जांच करते समय मैट को एक बहुत ही अनोखा कमरा मिलता है और घर के सामान से उन्हें कमरे की चाबी भी मिल जाती है। जैसे ही वे उस कमरे को खोलने जाते हैं, घर में वोल्टेज का उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है और इसके साथ ही लाइटें भी बंद हो जाती हैं। अगले दिन वे घर में इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और मैट बेसमेंट में जाकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि बेसमेंट बिजली की तारों से भरा पड़ा है। कोई भी कोना बिजली के तारों से रहित नहीं था और तहखाने में ठीक बीच में एक व्हील थी जिसमें कुछ लाइट्स लगी हुई थी। घर की लाइट बंद होने पर ये लाइट्स चमक रही हैं। इलेक्ट्रीशियन इस सेटिंग को बहुत अजीब मानता है, इसलिए वो किसी भी तरह उनकी मदद करने में असमर्थ है। लेकिन दूर जाकर वो मैट से कहता है कि तुमने ये घर खरीद लिया जो काफी समय से खाली था, इस पर मैं हैरान हूँ। और वो एक अजीब बात बताता है कि इसके पूर्व निवासी इसी घर में मारे गए थे। ये सुनकर मैट को ये सोचकर डर लगता है कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ किसी की हत्या की गई थी और ये सिचुएशन बहुत ही खतरनाक थी। वो इस बातचीत को केट से छुपाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर खुद रिसर्च करता है। तभी उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले एक जोड़े की हत्या कर दी थी, लेकिन हत्या का कारण आज तक अज्ञात है। बाद में उस लड़के को एक मनोरोग अस्पताल भेज दिया गया। इसके बाद मैट लैंप लेकर उस कमरे में अकेला रहता है। वो वहाँ शराब पी रहा होता है। उसकी शराब खत्म हो जाती है और वो बस यूं ही बोलता है कि काश मेरे पास एक और बोतल होती। और उसके पास रखा हुआ लैंप हिल जाता है। थोड़ी देर के लिए रोशनी चली जाती है। जैसे ही बिजली आती है, वो अपने सामने एक शराब की बोतल पाता है। ये देखकर वो डर जाता है। ये बोतल उसकी अपनी बोतल की ही तरह थी। सुबह उठकर केट ने देखा कि घर की सभी लाइटें खराब हो रही हैं और फिर वो मैट को देखने के लिए उस कमरे में जाती है। जैसे ही केट उस कमरे में प्रवेश करती है, उसे वो कमरा पेंटिंग्स, ड्रेसेस और भी कई चीज़ों से भरा हुआ मिलता है। और फिर मैट ने केट को बताया, ये कमरा हमारी इच्छित चीज़ें प्रदान कर सकता है। और मैट उसे कुछ मांगने को कहता है। इस पर केट कहती है, मुझे कोई अच्छी नौकरी दे दो। तब मैट ने उसे समझाया, ये कमरा नौकरी नहीं बल्कि चीज़ें मुहैया कराता है। बस किसी चीज़ की चाहत करो, वो मिल जाएगी। तब वो कुछ धन की इच्छा रखती है। एक बार फिर से घर की रोशनी चली जाती है। लाइट आने पर उन्हें एक कोने में पैसे मिलते हैं। अब वे अलग अलग किस्म की शराब, हीरे, महंगे आभूषण, पोशाक की इच्छा करते हैं और आपस में पार्टी करते हैं। और ये कई दिनों तक चलता रहता है। वे पैसे की दीवार बना लेते हैं। वे उस कमरे से कई चीजें निकाल लेते हैं। उन्होंने इससे बहुत मनोरंजन और आनंद उठाया है। एक दिन मैट केट को बच्चे के बारे में कहता है। दरअसल इनको कोई बच्चा नहीं है, लेकिन केट मैट को मना कर देती है, क्योंकि वो पहले ही अपने दो बच्चों को खो चुकी थी। वे दोनों बहस करते हैं। मैट अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर चला जाता है और केट घर पर ही बच्चे की बात पर उदास रहती है। उसके मन में एक विचार आता है और वो उस कमरे में जाकर एक बच्चे की कामना करती है। बदले में उसे एक बच्चा भी मिल जाता है। जैसे ही मैट अपने घर आता है, वो रोते हुए बच्चे को देखकर हैरान हो जाता है। केट पर चिल्लाते हुए उसने स्पष्ट किया कि हमें किसी इंसान की नहीं बल्कि चीज़ों की इच्छा करनी थी। तुमने ये क्या कर दिया? इसका परिणाम क्या हो सकता है, हमें नहीं पता। वे बच्चे को वापस नहीं लौटा सकते और वे दोनों बहुत भावुक हो जाते हैं। मैट इंटरनेट पर घर में ही हत्या के बारे में जानकारी खोजता है और उसे पता चलता है कि हत्यारे का नाम जॉन डो था और उसने इस कमरे की चाहत के कारण उस कपल को मार डाला था।
मैट उस हत्यारे से मिलने के लिए मनोरोग अस्पताल में जाता है। वहां पहुंचकर जॉन डो को पता चलता है कि मैट उसी घर में रहता है। इस पर वो कहता है जितनी जल्दी हो सके उस घर को छोड़ दो। मैट वहां से अपने घर वापस लौटने लगता है। उसने अपनी कार में पेट्रोल भरवाया। जब उसने अपने जेब की जांच की तो उसे पैसे नहीं बल्कि धूल मिली। यहाँ उस कमरे के बारे में एक बड़ा रहस्य सामने आता है। उस कमरे से मांगी गई चीजें घर से बाहर आते ही नष्ट हो जाती हैं। वो घर की ओर भागता है और एक बार फिर जांच करना शुरू करता है। उसे जिज्ञासा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन उसे बिजली की तारों के अलावा कुछ नहीं मिलता। और ये बिजली की तार सिर्फ बेसमेंट में ही नहीं बल्कि पूरी घर में है। वो बच्चा फूट फूट कर रो रहा होता है। इसके लिए केट उसे घर से बाहर ले जाती है। मैट उसे मना करता है कि वो उसे बाहर ना ले जाए, लेकिन वो इसका खुलासा नहीं करता। इस बात के बावजूद भी वो घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका रंग भी बदल जाता है। कुछ समय बाद बच्चे की आवाज नहीं आती, लेकिन केट चिल्ला रही थी। फिर मैट दोनों को अंदर ले आता है। तभी उन्हें एक अजीब चीज का सामना करना पड़ता है। उनका छोटा सा बच्चा अब शिशु नहीं बल्कि 7 से 8 साल के बच्चे में तब्दील हो चुका है। तब हम जानते हैं कि उस कमरे की दी गई चीजें घर के बाहर जाकर बहुत तेजी से पुरानी होने लगती हैं, यानी कि उनकी एज बहुत तेजी से बढ़ेगी और इस उम्र के बढ़ने से वो बूढ़ा हो जाएगा और वो बच्चा मर जाएगा। तो यही कारण है कि उन्हें अपने बच्चे को अंदर ही रखना पड़ेगा। ये जानकर केट हैरान रह जाती है, लेकिन अब तक वो उस बच्चे को अपना मान चुकी थी। इस बात से मैट सहमत नहीं है। इस बात को लेकर अब पति पत्नी के बीच विवाहिक मुद्दे भी हैं, यहाँ तक कि वे अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। केट का बेटा शेन ही उसके लिए सब कुछ है। मैट अपने कमरे में काले और सफेद रंग से पेंट करता है। शेन रहन सहन और शक्ल सूरत में दूसरे बच्चों की तरह ही सामान्य है, लेकिन उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं है। शेन को लेकर उनके बीच विवाद रहता है। एक बार शेन पूरी रात जागते रहा और पूरे घर में घूमता रहा। वो घर में घूमते हुए बेसमेंट में लगे बिजली के तारों और पहिए के पास पहुंच जाता है और उसके सामने धीरे धीरे सब कुछ स्पष्ट होने लगता है और वो उस कमरे में भी जाता है। उसे इस दुनिया में अपने आगमन के रहस्य के बारे में पता चलता है और उसके पास अतिरिक्त शक्तियां भी होती हैं। फिर अगले दिन शेन अपनी कल्पना से उस कमरे को कई पेड़ों वाले बगीचे में बदल देता है। वहां बर्फ भी है और वो उससे एक स्नोमैन बनाता है। केट बच्चे से संतुष्ट है क्योंकि वो उसकी देखभाल अपने खुद के बच्चे की तरह कर रही है। लेकिन मैट ये सोचकर दुखी है कि बच्चा अपनी अतिरिक्त शक्तियों का उपयोग करके कुछ भी बेकार कर सकता है। इस बीच मैट को मनोचिकित्सक अस्पताल से जॉन डो का फोन आता है और उसने अपनी असलियत बताई कि उसने उस जोड़े को क्यों मारा था। उसका कहना है कि उस कपल ने भी एक बच्चे की कामना की थी। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डो था। उसे भी शेन की तरह बाहर जाना था, लेकिन यदि वो उस घर से बाहर निकलता तो वो मर जाता। तब उस रूम ने उससे कहा था, तुम्हें उस व्यक्ति को मारना होगा जिसने दुनिया में तुम्हारे आगमन की कामना की है। तो ये एक कारण है कि वो उस महिला को मार देता है जिसने जॉन डो की कामना की थी और उसका पति भी इसका शिकार बन जाता है, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। केट ये सारी बातचीत दूसरे फोन से सुन लेती है और गुस्से में कार लेकर घर से निकल जाती है। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो देर रात घर नहीं लौटती है और गाड़ी चलाना जारी रखती है, जबकि शेन अपने माँ के बारे में पूछ रहा है। मैट ने गुस्से में उसे असलियत बता दी कि हमने तुम्हें उस कमरे से मांगा है और बाहर जाकर 5 मिनट में ही बड़े हो जाओगे और बूढ़े होकर मर जाओगे। फिर वो उसे घसीटता हुआ दरवाजे के पास ले आता है, लेकिन वो उसे बच्चा समझकर भावुक हो जाता है। वो बच्चे से माफी मांगता है और उस पर एक कहानी सुनाता है। फिर वे पिता और बेटे की तरह व्यवहार करते हैं।
आधी रात को घर वापस लौटते हुए केट दोनों को एक साथ देखकर खुश होती है और सोचती है कि मैट ने आखिरकार बच्चे को स्वीकार लिया। तभी मैट जाग जाता है और वे दोनों कमरे में अकेले हैं और शेन उन्हें दरवाजे के बाहर से देखता है और उसके दिल में अपनी माँ के लिए कुछ महसूस होता है और वो पूरी हकीकत से वाकिफ भी है। फिर वो अगले दिन बाहर चला जाता है। वापस लौटते ही वो 17 से 18 वर्ष के युवा लड़के में बदल जाता है। वो अंदर आकर मैट को गोली मारने का प्रयास करता है। इस बीच केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही केट को होश आया, मैट ने उसे बताया कि शेन हमारे बीच लड़ाई में मर गया है। ये सुनकर दोनों दुखी हो जाते हैं कि हमने कुछ दिनों के लिए एक बच्चा मिला, लेकिन अब वो नहीं रहा। तब केट उससे कहती है, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। तब मैट जवाब देता है, हमारे पास पैसे नहीं हैं और सबसे बढ़कर हम अपने जीने के लिए यहाँ पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं, इसलिए हमें ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। केट को लगता है कि मैट का बदलता व्यवहार उसे अजीब बना रहा है। अचानक वो अजीब व्यवहार करने लगता है और पता चलता है कि वो मैट नहीं बल्कि शेन है, जो एक आदमी में बदल गया था। शेन को अपने अतिरिक्त शक्तियों के बारे में पता था। केट के प्रति उसकी बढ़ती भावनाओं के कारण उसने उसे मैट में बदल दिया। फिर शेन उस कमरे को अपने घर की तरह बदल देता है। शेन बेहोश केट को उस कमरे में ले जाता है। जागने पर असली मैट पूरे घर में दोनों को खोजता है, लेकिन वो उन दोनों को नहीं ढूंढ पाता है। यहाँ तक कि उस कमरे में भी ताला लगा हुआ है। बगल की दीवार में एक बड़ा छेद करके वो अंदर चला जाता है, जहाँ उसे बिजली के तार उलझे हुए मिलते हैं। उन्हें हटाकर वो दीवार की दूसरी ओर चला जाता है, जहाँ उसे अपने घर की वही लोकेशन मिलती है। तब मैट को समझ आता है कि ये शेन ने किया है। केट का सामना मैट की शक्ल के दो व्यक्तियों से होता है। असमंजस में वो शेन को बुलाती है, जो इस पर प्रतिक्रिया देता है। तब उसे असली मैट और शेन के बारे में पता चलता है और केट मैट को लेकर यहाँ से भाग जाती है। शेन की शक्ति का हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण था। वो पूरे घर की सेटिंग बदलना शुरू कर देता है और उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। असली मैट घर के बाहर भाग रहा था। शेन ने उनका पीछा किया, लेकिन वे उस दीवार को पार करके असली घर में आ गए और उनके पीछे शेन भी असली घर में आ जाता है। मैट उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जाता है और फिर केट ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। लंबे समय तक बाहर रहने के कारण वो बड़ा हो जाता है और एक बूढ़े व्यक्ति में परिवर्तित होकर वो मर जाता है। इसके बाद केट परेशान हो जाती है और फिर वे घर छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद का दृश्य दिखाया जाता है कि केट अब प्रेग्नेंट है और फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।